अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड। द 3 पॉसिबल वेज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑन द क्रॉप यील्ड आर एज फॉलोज। 3 तरीके जो कि हमारी क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं वो निम्न है। पहला, इंक्रीजिंग द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन। हम जितने हिस्से पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पूरे देश के हम कितने क्षेत्रफल पर खेती कर रहे हैं उसको बढ़ाया जाए। ग्रीन इवोल्यूशन में हमने यही किया। हमारी बहुत सारी ज़मीन ऊसर पड़ी हुई थी, अब तो बहुत कम हो गया। आप अपने एल्डर्स पापा से या बाबा से जान सकते हो कि आपके गांव के आसपास ही अब से 15-20 साल पहले तक कितना ऊसर पड़ा हुआ था। आज वो बहुत अधिक बढ़ चुका है, यानी कि उसको हम उपजाऊ बना चुके हैं। इससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरा, डेवलपिंग बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें इरिगेशन भी आता है। हमने इरिगेशंस के साधन बनाए। आज से हम 60-70 साल पहले चले जाएं तो हम केवल एग्रीकल्चर के लिए बारिश पर डिपेंड करते थे, लेकिन आज हमने समर लगाई, ट्यूबवेल लगाए, नहरें बनाई, नदियों से नहरें निकाली सिंचाई के लिए, और उनसे भी फिर बम्बे निकाले। तो हमने सिंचाई के साधन बढ़ाए, उर्वरक बढ़ाए, उन्नत बीजों को लेकर के आए। एंड लास्ट है डेवलपिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स दैट आर डिजीज रेजिस्टेंट। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमने इस तरीके के बीज, जो कि अगर हम पानी देने में लेट हो जाएं तो फसल को नुकसान ना हो, डिजीज रेजिस्टेंट यानी वो पहले से ही प्रतिरोधी हैं। जैसे आपने देखा है, हम बच्चों का टीकाकरण करके उनको रोग प्रतिरोधी बना देते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स उनमें रोग पैदा नहीं कर सकते। यही प्रक्रिया हम बीजों के साथ फसलों में भी क्रिएट करते हैं, के साथ अपनाते हैं, और इस तरीके के बीज तैयार किए हैं हमने जो कि बहुत सारे रोगों के प्रतिरोधी हैं, यानी कि वो माइक्रोब्स उनमें रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। और एक और बीजों की खासियत होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? अधिक से अधिक पैदावार देना। आप देखिए, अब मक्के के इस तरीके के बीज आ रहे हैं जो एक ही पेड़ पर 3-3 भुट्टे भी आते हैं, और उन भुट्टों का साइज बड़ा है, उनमें दानों की संख्या बड़ी है, यानी कि सेम खेत सेम टाइम में हम दुगुना और तिगुना प्रोडक्शन लेने लगे हैं कंपैरेटिवली 50 इयर्स बैक। 50 साल पहले हम जितना प्रोडक्शन लेते थे, पहले हम साल में एक ही फसल कर पाते थे क्योंकि हम मानसून पर निर्भर करते थे। आज हम साल में 3 फसल तक ले रहे हैं, और 3 फसलों में भी जिस खेत में हम पहले 1 कुंटल गेहूँ किया करते थे, अब उस खेत में हम 5 और कहीं 6 कुंटल गेहूँ तक पैदा कर पा रहे हैं, इन सब प्रैक्टिसेस को अपनाने के बाद। वो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? पहली हमने इंक्रीजिंग द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन, सेकंड वन डेवलपिंग बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एंड थर्ड वन डेवलपिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स दैट आर डिजीज रेजिस्टेंट, एंड लास्ट टाइमली फाइनेंशियल हेल्प टू द फार्मर्स। समय रहते उर्वरक लगाने के लिए, बीज खरीदने के लिए जो किसान को धन की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जैसी व्यवस्था की हुई है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज आर इफेक्टिव यूज ऑफ मैन्युअर, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स। जानते हो आप, अगर रोग लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करें, समय पर उर्वरक और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें, प्रॉपर एंड इफेक्टिव इरिगेशन, उचित और समय पर सिंचाई करें, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़, मैंने ऊपर समझाया था, अच्छी उपज वाले और रोग प्रतिरोधी बीजों का उपयोग करें, इफेक्टिव वीड कंट्रोल, या तो हम नरा करके उसको खेत से निकालें वीड को, या फिर दवा छिड़क करके, लेकिन हमें समय पर वीड को हटाना चाहिए, और प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, और पेस्ट से उनका बचाव करना चाहिए। इन द रिसेंट पास्ट यूज ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स दैट आर डिजीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट एटसेट्रा। इन द रिसेंट पास्ट, थोड़े समय पहले ही यूज ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, फसल की नई उन्नत किस्में
जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर आप पानी नहीं दे पा रहे हो तो भी फसल को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचेगा। हैज़ हेल्प टू बूस्ट द क्रॉप यील्ड, इन्होंने हमारी उपज को बढ़ाने में बहुत मदद की है। द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैज़ बीन पॉसिबल, न्यू इम्प्रूव्ड वेराइटीज का डेवलपमेंट हैज़ बीन पॉसिबल, संभव हुआ है, बिकॉज ऑफ यूजिंग द टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी हमने नई उन्नत किस्में बीज की या फसल की कैसे तैयार की, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को अपनाकर। द टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, ईच ऑफ देम हैविंग सम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, दो उन्नत किस्म के बीजों का में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग बोल देते हैं, और डिजायरेबल कैरेक्टर्स के नए बीज प्राप्त करते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे टिश्यू कल्चर में, या आगे आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर होगा प्लांट रिप्रोडक्शन, तो उसमें पढ़ेंगे आप। The plant breeding have resulted in the development of a number of high crop yielding varieties of crops as listed in the following table 1.2। देखिए 1.2 टेबल, इसमें इन्होंने वीट का दिया है, कल्याण, सोना, सोनालिका, HD 22285, HD 2687 एंड HW 157। ये नई उन्नत किस्में हमने नई टेक्निक यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन से तैयार की हैं। मेज में गंगा, शक्ति, नवजोत एंड विक्रम, और पैडी में जया, हीरा, पद्मा, कस्तूरी 1, पूषा, बासमती एंड पूषा 215 215। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपका अगला हेडिंग भी है, एनिमल हस्बेंड्री। हम जब नॉर्मली एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है। The science of dealing systematically with rearing, improvement and care of domesticated animals on large scale is called animal husbandry। इसको अंडरलाइन करिए और लर्न कीजिए, यानी एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन क्या है, द साइंस ऑफ डीलिंग systematically with rearing, improvement and care of domesticated animals on large scale is called animal husbandry। यानी कि पशुपालन हम किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो सिस्टमेटिकली विद रियरिंग पालन पोषण, इम्प्रूवमेंट उनमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, केयर और उनकी देखभाल ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, घर में पाए जाने वाले जानवरों, ऑन लार्ज स्केल बड़े स्तर पर एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। यानी कि बड़े स्तर पर घरों में जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना, उनकी नई उन्नत क्रॉस ब्रीडिंग, जैसे प्लांट्स में बताया था, एनिमल में भी हमने क्रॉस ब्रीडिंग आपने सुना होगा, संकर गाय, यानी कि दो अलग अलग गायों की क्रॉस ब्रीडिंग करा करके एक नई उन्नत किस्म की गाय तैयार करना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। यानी कि उनको पालना, उन्नत किस्में तैयार करना, उनकी उचित देखभाल करना, ये सब एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, जानवर हमारे लिए बहुत तरीक़ों से उपयोगी हैं। दे आर द सोर्स ऑफ फूड, वे हमारे लिए भोजन का स्रोत हैं। एंड ऑल्सो परफॉर्म लेबोरियस वर्क, और हमारे लिए बहुत सारे मेहनत के कार्य करते हैं। देयरफॉर द एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड बाई ह्यूमन बींग्स, इसलिए जानवरों को ह्यूमन बींग्स ने घरेलू बना रखा है। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेज रेज्ड फॉर होम यूज फॉर प्रॉफिट, इनको हम या तो लाभ के लिए पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, और कई तरीक़ों से लाभ लेने के लिए इनको पाला जाता है। वी कैन ऑल्सो से दैट द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द लिव स्टॉक इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ये भी कह सकते हैं हम, इट इंक्लूड्स रियरिंग ऑफ कैटल फॉर डेयरी प्रोडक्ट एंड मीट, पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट, बीज फॉर हनी एंड फिश फॉर फूड। क्लियर है? हम
मुर्गियों को क्यों पालते हैं? अंडे के लिए और मांस के लिए, जो लोग खाते हैं उनको। मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं? शहद के लिए। मछलियों को क्यों पालते हैं? भोजन के लिए। ये भी एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। तो यहाँ पर बच्चों अब आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको एक्सरसाइज पीडीएफ के माध्यम से पहुँच रही होगी, इसको नोट करिए आप, और नोट करने के बाद इनको लर्न कीजिए। मैं मानता हूँ अगले 3 डेज में आपका ये चैप्टर कंप्लीटली तैयार हो चुका होगा और हो जाना चाहिए बच्चों।